सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात के 4 दौर हुए, लेकिन वो नाकाम रहे। एक इस हवाले से ऐलान भी कर दिया गया कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और पाकिस्तान की तरफ से एक सख्त नाउमीदी का भी इजहार कर दिया गया अफगान तालिबान की उस डेलीगेशन के हवाले से जो वहाँ पर आया हुआ था और जो तरीक़ाकार उन्होंने मुज़ाकरात के दौरान अपनाया कि कोई मुस्तकिल भी है मुस्तकबिल भी है इन मुज़ाकरात का। इस हवाले से हमें कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन आज ये खबर सामने आई और ख्वाजा आसिफ की तरफ से इसको कंफर्म किया गया कि दोस्त ममालिक यानी जो सालिस ममालिक हैं कतर और तुर्की, इनकी दरख्वास्त पर एक और मौका दिया जाएगा मुज़ाकरात का। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का वफ़द एयरपोर्ट पहुंच चुका था, लेकिन जब दोस्त ममालिक की तरफ से कहा गया, इस दरख्वास्त की गई मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की, तो एक बार फिर हम मौका दे रहे हैं मुज़ाकरात को। ये भी उन्होंने वाज़े किया कि कोई ब्रेक थ्रू अभी तक की बातचीत में नहीं हुआ था। एक और इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सीज़ बने हुए हैं और उनकी डोरें दिल्ली से हिलाई जा रही हैं। अब ये जाहिर करता है कि जो अफ़गान हुकूमत का जो इस वक्त उनका वफ़द तर्ज़ अमल अपना रहा है उसको पाकिस्तान तो बिल्कुल अप्रूव नहीं करता, लेकिन एक बार फिर एक लास्ट कोशिश, आखिरी कोशिश की जा रही है इस मुज़ाकरात के सिलसिले में। इसी दौरान एक और हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बड़ी कामयाबी मिली है। TTP के ख़िलाफ़ उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है। बाजौड़ में पाक अफ़गान बॉर्डर पर TTP के अहम कमांडर और उनकी TTP के अहम तरीन समझे जाने वाले कारी अमजद समेत 4 जंगजुओं को निशाना बनाया गया है, जिसमें वो मारे गए। इस कामयाबी, ये जो कार्रवाई है ये कामयाब कार्रवाई थी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये दहशतगर्द अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के जो आलमी मतलूब दहशतगर्द हैं उनकी फ़हरिस्त में कारी अमजद का नाम शामिल था जो मारा गया है। और इसके अलावा इसकी क्या अहमियत है TTP के लिए, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके शैडो वज़ीर दिफा का ओहदा इस दहशतगर्द के पास था। 2022 में TTP के कमांडर उमर खुरासानी के मारे जाने के बाद कारी अमजद का मारा जाना TTP के लिए एक बहुत बड़ा धचका तस्वुर किया जा रहा है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है। इसके अलावा आज एक और अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है जिसको ISPR ने तस्दीक की। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया, जहां उन्होंने कबायली अमायदीन के साथ जिरगे में मुलाकात की और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। अब पाकिस्तान दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मुसलसल कार्रवाइयाँ भी कर रहा है और अफ़गानिस्तान के हवाले से अपने मौक़िफ़ और मुतालबे के ऊपर भी कायम है। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसमें से कोई उम्मीद रखी जानी चाहिए या इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो पाएगा। इस पर बात करने के लिए आज हमने सीनियर सहाफ़ी है हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद हुसैन साहब और एजाज़ सैयद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फ़ाहद साहब, हम आपसे आगाज़ करते हैं। 3 दौर थे मुज़ाकरात के जो कि बंद कमरों के अंदर हुए पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान, लेकिन उसके हवाले से जो पाकिस्तानी हुकाम के बयानात हैं वो जाहिर करते हैं कि दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गैर संजीदगी थी अफ़गान तालिबान की तरफ। अब एक और दौर जो दोस्त ममालिक के कहने पर होने जा रहा है, इसके हवाले से अभी तक हमारे पास कोई मुसद्दिका इतलात नहीं है कि वो मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं या नहीं। आपकी नज़र में उसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है? शुक्रिया अफसा। देखिए, मुझे तो बड़ी हैरत होगी अगर कोई ऐसी पेशरफ्त हुई जो पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल हो। देखिए, इशू क्या है? इशू तो बड़ा सिंपल है कि जी उनकी सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, वो दहशतगर्दी TTP वाले कर रहे हैं और उनको सपोर्ट हासिल है TTA की। अब ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है, इसमें कोई इबाम तो है नहीं। जो पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है TTA से कि आप ये इंश्योर करें कि आपकी सरजमीन से वो दहशतगर्दी ना करें, इसमें 2 फैक्टर्स हैं जो इसको बड़ा मुश्किल बनाते हैं। पहला तो ये है कि TTA ये एक्चुअली कहे कि जी हम उनको रोकेंगे, विच मीन्स के TTA जो है वो ये रिस्क उठाएगा कि वो TTP के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब करे, जो कि अभी तक हमें नज़र आ रहा है कि वो करने को तैयार नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा छोटा मोटा चांस है कि वो मान भी जाएँ, क्या उनके पास ही कैपेसिटी है? ये दूसरा इशू है। सो इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए मेरे ख्याल में
बहुत ही मुश्किल है कि कोई ऐसा नतीजा निकलेगा जिससे पाकिस्तान के जो खदशात हैं वो बाकायदा तौर पर एड्रेस हो जाएं। अल्टीमेटली इस मसले का हल अफसा मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ, हमें खुद करना पड़ेगा और अपने टर्म्स पे करना पड़ेगा। अपने टर्म्स पे ये एजाज़ पाकिस्तान अभी तक तो बात कर रहा है, आपकी नज़र में ये जो दोबारा बैठे हैं इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? कम अज़ कम तालिबान को इस बात पे कायल किया जाएगा इन सालिस ममालिक की तरफ से कि कुछ तो तहरीरी तौर पर लिख के दें। अब वो अमल करें ना करें वो एक अलग बात है, उन्होंने तो दोहा मुआहदे के ऊपर भी अमल नहीं किया। मेरे ख्याल में कि तालिबान को लिख के तो नहीं देंगे कि वो इस बात की गारंटी दे सकें कि पाकिस्तान के ऊपर वो टैक्स रुकवाएंगे। ये लिख कर देना उनके लिए दोनों तरह से मुश्किल है। एक तो ये है कि वो उन लोगों की गारंटी नहीं दे सकते जो लोग उनके पाले हुए हैं, जो उनके साथ लड़ते रहे हैं, और हम ज़ाती तौर पे ये समझते हैं कि उनका उनके ऊपर पूरा कंट्रोल है, लेकिन वो उनको महाजरीन कहते हैं और वो कहते हैं कि हम भी किसी ज़माने में पाकिस्तान में महाजरीन थे, ये उसी तरह के महाजरीन ये हमारे पास हैं, ये टर्म वो यूज़ करते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमारी यहाँ जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया है कि हम जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात में हमारे यहाँ ये क्लैरिटी है कि हमें ये चीज़ें देनी चाहिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमारे मुज़ाकरात और ज़्यादा अच्छे होते और ज़्यादा बेहतर होते अगर इसमें डिप्लोमेट्स को भी शामिल किया जाता, ज़्यादा चीज़ें बेहतर होती, मुशावरत का अमल और ज़्यादा निथर के सामने आता। मैं समझता हूँ कि तालिबान को अगर आप ये समझें कि आप डरा के या धमका के कुछ चीज़ें कर लें तो हिस्ट्री इसकी डिफरेंट पिक्चर पेश करती है। आप देखिए कि इन्होंने अपने मुल्क को बम करवा लिया, इन्हें कहा, पाकिस्तान ने भी कहा एट दैट टाइम, पूरी दुनिया ने कहा कि उसामा बिन लादेन हवाले कर दो, इन्होंने किया नहीं किया इन्होंने। मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल हमें अपनी टर्म्स रखनी चाहिए और बिल्कुल ठीक बात है अपनी टर्म्स होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम इनसे इंगेज करने वालों को शामिल करेंगे जो साल से जिन्होंने ज़िंदगियाँ अपनी खर्च की हैं इनको इंगेज करते हुए, तो मेरे ख्याल है हमारी बातचीत में और ज़्यादा बेहतरी और ज़्यादा वज़न आएगा। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ। फ़ाज़ साहब, एक जो इस वक्त जो पॉलिसी नज़र आती है और उसको हम असेस करते हैं जो बयानात वज़ीर दिफ़ा के सामने आते हैं ख़ास तौर पे, वो नज़र आता है हमें कि मुकम्मल अमन हो या फिर मुकम्मल तौर पे ऑल आउट वॉर हो। ओपन वॉर का लफ्ज़ वज़ीर दिफ़ा ने इस्तेमाल किया, कोई मिडिल ग्राउंड हमें नज़र नहीं आता। आप समझते हैं कि अगर एक ऐसा ऑप्शन होता कि जहाँ डिप्लोमेट्स को शामिल किया जाता तो कोई बीच का रास्ता निकल सकता था, या रियासत अब पाकिस्तान की ये चाहती नहीं है कोई मिडिल ग्राउंड पे बात हो? देखिए, बीच का रास्ता वही होगा जिससे हमारी जो सिक्योरिटी है वो गारंटी हो, उसके अलावा तो कोई है नहीं। अब अगर वो डिप्लोमेटिकली हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, उससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? ये तो कोई भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो, लेकिन जब तक वहाँ पे टीटीपी मौजूद है और उसको रोका नहीं जा रहा तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं रुकेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो किस तरह की डिप्लोमेसी है जो टीटीए को ये कन्विंस करे कि वो टीटीपी को रोकें। क्या उसमें चीन को और रूस को इन्वॉल्व होना है, क्या और आलमी ताकतों को इन्वॉल्व होना है, क्या तुर्की और कतर जो हैं वो उन तालिबान को ये समझा सकते हैं कि आप ये मत करें? अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव हमारा बिल्कुल क्लियर है कि हमने उनकी सरजमीन से अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी होने नहीं देनी। अब वो डिप्लोमेटिकली हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर वो नहीं होता तो फिर बीच का रास्ता ये नहीं हो सकता कि हम कहें अच्छा जी क्योंकि हमने जंग नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी, तो चलें ऐसा करते हैं कि वेट कर लेते हैं और दहशतगर्दी की कोशिश करते हैं कम हो जाए। नो, दैट इज नॉट एन ऑप्शन। सो हमारे लिए डिप्लोमेटिकली येस इंपॉर्टेंट, बट नोइंग कि अगर डिप्लोमेसी काम नहीं करती तो जो दूसरा ऑप्शन है दैट हैज़ टू रिमेन ऑन द टेबल। एजाज़, जो मौजूदा पाकिस्तान का सेटअप है, इनकी एक फोकस है बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से भी हमने देखा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आने के भी ग्राउंड रियलिटीज़ में यहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट आ चुकी वो एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन हमने देखा कि टीटीपी के लिए अल्फाज ख़वारिज का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, तो एक पॉलिसी शिफ्ट तो हमें नज़र आता है, लेकिन फिर सब लोगों के जहन में सवाल होता है कि जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं हमारी वो हर दौर में तब्दील हो जाती हैं। आपकी नज़र में इस वक्त जो मौजूदा पॉलिसी है क्या वो माजी के मुकाबले में आपको मुख्तलिफ नज़र आती है, आपको ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नज़र आती है ये पॉलिसी? देखिए, इस एतबार से तो ये पॉलिसी काफ़ी क्लियर है कि इन्हें पता है कि इनके मुखालिफ कौन हैं और उनके मुखालिफ ने इनके ऊपर हथियार उठाए हुए हैं, तो इन्होंने इस बात का क्लैरिटी के साथ इन्होंने फ़ैसला कर दिया कि हम अगर कोई हम पर गोली चलाएगा तो हम उस गोली का जवाब गोली से ही देंगे, और अगर कोई हमसे अमन से बात करेगा तो हम अमन से बात करेंगे। और ये नाम लेते हैं, यानी कि आपको पता है माजी में
जब तालिबान आए थे अगस्त 2021 में, हमने यहाँ पर बैठ के बयान दिए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे उस वक्त के ऑफिशियल्स ने, कि देखिए जी इन्होंने गुलामी के जंजीरें तोड़ दी हैं। इन्हीं ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था, ख्वाजा साहब ने कहा था कि जी पता नहीं वक्त हमारा है, या कोई इस तरह की ट्वीट्स भी इन्होंने की हुई। उन्होंने कहा कि जी खुदा हमारे साथ है, ये अफगान के लिए उन्होंने कहा था, अफगान तालिबान के लिए। जी जी, लेकिन अब ये क्लैरिटी है कि पहले हमने गुड और बैड तालिबान बना रखे थे, अब हमने क्लैरिटी रख दी कि जी तालिबान एक ही हैं और वो बैड तालिबान ही हैं, क्योंकि वो हम पर अटैक करते हैं। वो भी बैड तालिबान हैं जो हम पर अटैक करते हैं, और जो उनको सेफ हेवन देते हैं वो भी बैड है। लेकिन एट द सेम टाइम अब सा ये बात बड़ी अहम है कि अफ़गानिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, इसमें तो कोई इनकार नहीं कि अफ़गानिस्तान एक सॉवरन मुल्क नहीं है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। हमें चीज़ों को जिस तरीके से डील कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा और बेहतर तरीके से भी डील कर सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये जो चीज़ें हैं, क्लैरिटी है, हमें बड़ी अच्छी पॉलिसी है, उनकी तरफ से हमारे बंदे मारे गए, हमने भरपूर तरीके से जवाब दिया, हमने वो टेट फॉर टैट वाला जवाब दिया और देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो डिप्लोमेसी की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आप ये देखिए कि चीन ने अफ़गानिस्तान को कहा है, और ये रिकॉर्ड के ऊपर बातें हैं, कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है वो आपके पास मौजूद है, ठीक है। ताजिकिस्तान ने काबुल को कहा है कि हमारा जो ग्रुप है जो हमें प्रॉब्लम कर रहा है, उज़्बेकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, कज़ाकिस्तान में जो लोग हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं वो आपके यहाँ मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने फ्रंट किसके ख़िलाफ़ खोला हुआ है? फ्रंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खोला हुआ है, यानी कि वहाँ पर वो अनासर भी मौजूद हैं जो किसी वक्त और आज भी अगर रिकॉर्ड पुराना निकालें तो वो इंडिया को भी मतलूब थे, लेकिन इंडिया के साथ उनके बेहतर ताल्लुकात हैं। लेकिन फ्रंट किसके खिलाफ खुला हुआ है? वो पाकिस्तान के खिलाफ खुला हुआ है। तो इसको मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिकली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि हम इस वक्त ऐसा क्यों नज़र आ रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान और तालिबान, ऐसा क्यों नज़र आ रहा है? मेरा ये ख्याल है कि हमें ये जो दीगर ममालिक के जो इस खत्ते के दीगर ममालिक हैं और आलमी बरादरी, उसको भी इंगेज करना होगा और डिप्लोमेटिकली चीज़ों को लेके। हमारे जो फ्रंट के ऊपर है ना, वो डिप्लोमेसी नहीं है, हमारे फ्रंट के ऊपर हमारे बाकी जो लोग हैं वो हैं। अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में डिप्लोमेट्स को अगर हम फ्रंट के ऊपर लेके आएँ तो एक ज़्यादा अच्छा हम आंगी के साथ और इंटरनेशनल प्रेशर के साथ तालिबान को हैंडल कर सकते। अच्छा, अब फर्स्ट अब डोमेस्टिकली मुल्क के अंदर एक कंसेंसस बिल्डिंग की ज़रूरत होती है। जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई ऑपरेशन किया तो लोगों ने, ना सिर्फ जो लोकल अवाम है उन्होंने साथ दिया, एक पॉलिटिकल विजडम जो है जिसको हम हमेशा देखते हैं कि एक तरह से इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा होता। मोहसिन दावर साहब इन हालात का आज से कुछ साल पहले फॉल ऑफ काबुल के टाइम पे असेंबली के अंदर खड़े होकर वो इसका इजहार करते थे कि ये हालात पैदा होंगे, और हूबहू ऐसे ही हालात हमें पैदा होते हुए नजर आए। आज आर्मी चीफ ने जिरगा कबायली अवाम के साथ उन्होंने बात की, उनका शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उनका तो बिल्कुल मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। जो नए CM हैं वो कहते थे कि मैं खुद अपने तहत जिरगा करूँगा, अभी भी वो रियासती पॉलिसी से मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। आपकी नज़र में सूबाई हुकूमत के साथ भी इंगेज करने की ज़रूरत है रियासत को इस पॉलिसी को आगे लेकर चलने की? बहुत क्रूशल है, क्योंकि सूबाई हुकूमत से जब तक आप इंगेज नहीं करेंगे तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। देखिए, ये मसला आज तो पैदा नहीं हुआ, और ना ही ये कि एक स्विच है कि आप एकदम बंद करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ये मसले का एक प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है, एक फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन एक माजी का भी कॉन्टेक्स्ट है। यानी आज जो लोग कह रहे हैं कि जी देखें तालिबान ने कितनी हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, कल को वही इनको सपोर्ट कर रहे थे और इन्हीं को कह रहे थे कि ये हमारे हीरोज़ हैं। तो रियासत को अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करनी है और ये कहना है कि जी हमारी पॉलिसीज़ गलत थी, उन पॉलिसीज़ के नतीजे में आज हम जहाँ पे खड़े हैं खुमियाजा उन्हीं पॉलिसीज़ का भुगत रहे हैं। तो आज की रियासत जब जाके लोगों को कहेगी कि देखें आप ये मत करें, ये करें, तो वो लोग मुड़ के कह सकते हैं कि जी आज से कुछ साल पहले तो आप हमें इसका उल्टा सबक सिखा रहे थे। तो रियासत ने खुद भी सबक सीखना है, जब तक वो अपनी गलती का इतराफ़ नहीं करेगी वो दूसरों को सबक नहीं सिखा सकती, पहली बात। दूसरा देखिए कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एक पॉलिसी है। आप ये नहीं कर सकते कि आप कुछ एक्सट्रीमिस्ट को अपने गले से लगाएं और कुछ के ऊपर आप बंदूक तानें। ये पॉलिसी जिसमें जो तजाद है उसकी वजह से हम वहाँ पे खड़े हैं कि हमें ये मुसीबत जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। डोमेस्टिकली एक कंसेंसस आपने हवाला दिया कि जी बिल्ड हो रहा है अगेंस्ट मिलिटेंसी, TLP के खिलाफ जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज जो लोग TLP के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं, कल वही उनको सपोर्ट भी कर रहे थे। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं
ये अगर हमने लॉन्ग टर्म अफसा सोल्यूशन निकालना है तो हमें इन कॉन्ट्रडिक्शन का एतराफ़ भी करना है और ये गारंटी करना है कि जी आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, सालों में हमने वापस इन तजादात के नरगे में नहीं आना। फाइनल पॉइंट, अगर आपने इस मिलिटेंसी एक्सट्रीमिज्म के ख़िलाफ़ कुछ इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ बनानी है तो आपको एक कंसेंसस की ज़रूरत है। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट उस कंसेंसस का हिस्सा नहीं बन पा रही, आपने उसको उसका हिस्सा बनाना है। उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो पहल करें, वो इंगेज करें, क्योंकि ये मुल्क का इंटरेस्ट है कि इस कॉज पे सारे एक आवाज़ से बोलें। ये कहना कि जी देखें उन्होंने हमारे साथ ये कर दिया, तो नो, फेडरल गवर्नमेंट एंड द सेंटर हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव। आज़ाद, आप इस बात से इत्तफाक करते हैं पीटीआई के मुख्तलिफ किस्म के मौक़िफ़ पिछले कुछ अरसे के अंदर ज़रूर रहे एक ऐसे मामले के ऊपर जिसमें पाकिस्तान बड़ा सीरियस लेवल के ऊपर, वफाकी लेवल के ऊपर, रियासती लेवल के ऊपर एक्शन हो रहा था। पीटीआई ने कहा कि हम सूबाई सतह के ऊपर अफगानिस्तान से इंगेज करना चाहते हैं। इंगेजमेंट का क्या नतीजा है वो तो हम देख रहे हैं, जब दो मुल्कों के लेवल के ऊपर सालिसीन के साथ इंगेजमेंट हो रही है। आप पीटीआई के मौक़िफ़ को, सीएम को तब्दील करना इस इरादे के साथ कि वो इस सारे मामले के अंदर कोई रुकावट बनेंगे, इसको कैसे देखते हैं? अब जनरल मुशर्रफ यहाँ पर इक़्तिदार में थे और वॉर ऑन टेरर में अमेरिका के फ्रंट लाइन इत्तेहादी थे और खैबर पख्तूनख्वा में एमएमए की हुकूमत थी जो कि प्रो तालिबान थी। लेकिन एक चीज़ एट दैट टाइम थी जो आज नहीं है कि फ़ॉरेन पॉलिसी के इशू के ऊपर एमएमए की गवर्नमेंट मरकज़ के साथ किसी टकराव की पॉलिसी पर अमल पैरा नहीं थी। फ़ॉरेन पॉलिसी के इशू पर कैच क्या है कि बाज़ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिनमें आपको नेशनल काज के लिए सेंटर का साथ देना पड़ता है। फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और आपकी ख़जाना के अमूर, फाइनेंस के इश्यूज़। मेरे ये ख्याल है कि हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस लेवल के ऊपर नहीं लेके आए, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस बात का फ़ैसला किया हुआ है कि हमने जो इंटरेस्ट है स्टेट का उसको नहीं देखना, हमने इंटरेस्ट देखना है सिर्फ इमरान खान साहब का। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये हम लोग नाम नहीं लेते, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एंड आई बिलीव कि इन्हें इंगेज करना होगा इमरान खान को और इमरान खान को बताना होगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट है, ये किसी के, ये पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के बच्चों का, पाकिस्तान के फ्यूचर का मसला है। तो ये जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, अनफॉर्चुनेटली ही इज़ बीइंग रिमोट कंट्रोल्ड फ्रॉम अडियाला जेल। और मैं समझता हूँ सब करें, रिमोट कंट्रोल करें, अपनी पार्टी के लीडर को माने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो 3 इश्यूज़ हैं, फॉरेन पॉलिसी, आपकी फाइनेंस पॉलिसी, आपने इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं फाइनेंशियल, उनसे डील करना है, और तीसरा डिफेंस। इसके ऊपर मेरे ख्याल में कंप्रोमाइज़ नहीं होना। बाकी सियासत करें, एजिटेशन करें, सेंटर को टफ टाइम दे, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करें, कोई बात नहीं है, बुरी बात नहीं, करें बहुत, लेकिन इन 3 चीज़ों पर नहीं करना चाहिए। कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये मुल्क के मफाद में। ये फ़ाज़ साहब, इमरान खान के लिए एक सियासी टैक्टिक, प्रेशर टैक्टिक के तौर पर ये सारा मौक़िफ़ पीटीआई अपना रही है, यह इमरान खान की आइडियोलॉजी को आगे लेकर बढ़ रही है। उन्होंने अपनी तमाम सियासी स्ट्रगल के दौर में ये बात बारहा कही कि वो तालिबान के दफातर खुलने चाहिए। वो एक मुख्तलिफ सेंटिमेंट रखते हैं। अपने दौरे हुकूमत में भी उन्होंने पाकिस्तान में उनकी आबादकारी के हवाले से जो तमाम इक़दाम हुए, जिस पॉलिसी के ऊपर आज बहुत तनकीद की जाती है हमारी मौजूदा जो हुक्मरान जमातें हैं उनकी तरफ से, सो आपकी नज़र में ये वो आइडियोलॉजी है जिसको आगे बढ़ा रहे हैं, जो अपडेट नहीं कर पाए वो, क्योंकि वो खुद जेल में हैं और पार्टी तक भी ये बात कन्वे नहीं हो पा रही उनके साथ। जैसे एजाज़ कह रहे हैं, रियासती लेवल पे भी हमने नहीं देखा कि कोई एंगेजमेंट हो उनको फाइल। देखिए, मेरे ख्याल में अफसा आपने बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया, मैं उधर से आपका जवाब अपना शुरू करूँगा। आपने कहा कि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। ये जो पॉलिसी वो लेके चल रहे हैं दिहाइयों से, वो ठीक है, वो ये बात करते हैं कि जी मैं बड़ा कंसिस्टेंट हूँ और मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। लेकिन उस ज़माने से जब वो बात कर रहे हैं और वो कहते थे कि जी देखिए अफगानिस्तान में भी अल्टीमेटली जो है वो एक डायलॉग के प्रोसेस से जो है वो मामला हल हुआ, तो होना चाहिए, तो यहाँ भी टीटीपी से भी होना चाहिए। व्हाट द मिस्टेक है इसके, देखें टीटीपी जो है अफगानिस्तान में अमेरिका की जो फोर्सेस थी वो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस थी, वो अफगानिस्तान में एज अ ऑक्यूपाइंग फोर्स थी। पाकिस्तान में आप टीटीपी को उनसे इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि टीटीपी जब ये कहती है कि जी हमें पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान कानूनी मानेंगे, तो वो पाकिस्तान हमारा मुल्क है। तो वो जो इमरान खान साहब जो इक्वेट करते थे टीटीए को और टीटीपी को, टॉक्स को, उनका फंडामेंटल फ्लॉ उनके आर्ग्यूमेंट में यही था। आज तक उस फ्लॉ को वो जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए और उस गलती की बुनियाद पे उनकी जो पूरी
पॉलिसी है कि जी बात करो। अब बात टीटीपी से बात कैसे करें? तो यानी अब एक तो उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, हालात चेंज हो गए, दहशतगर्दी का लेवल कहाँ से कहाँ चला गया, पाकिस्तान में एक कंसेंसस पैदा हो गया दहशतगर्दों के खिलाफ, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो उस कंसेंसस के बाहर ही हैं। मेरे ख्याल में अब जिस तरीके से मामलात आगे चल रहे हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से दहशतगर्दों का टीटीपी के हवाले से अपनी पॉलिसी चेंज ना की, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो अब एक कंसेंसस बेस्ड पॉलिसी है वो वेट करेगी कि वो अपना माइंड चेंज करें। पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो अल्टीमेटली, जिस तरह मैं पहले कह रहा था, हमें पूरा इंगेज करना चाहिए, गवर्नमेंट को उनको मैक्सिमम करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं होता तो फिर आई एम अफ्रेड पीटीआई की इस पॉलिसी को, पाकिस्तान की सेंट्रल पॉलिसी को बाईपास करना। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब, फहद हुसैन साहब इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक मौजू है। नाजरीन, अब देखना ये होगा कि वाकई सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जाएगा या ये बात सिर्फ किसी कल को एक रास्ता भी इनके लिए रहेगा कि किसी और नाम से भी ऑपरेट करती रहे। इस आइडियोलॉजी को, इंतहा पसंदी का पाकिस्तान में कैसे खात्मा होना चाहिए, नेशनल एक्शन प्लान इस हवाले से क्या कहता है। हमारे साथ एक और अहम मेहमान होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रियासत पाकिस्तान इस वक्त सख्त रियासती फैसला साजी की पॉलिसी के साथ ही हम देख रहे हैं कि मुतादिद महाजों के ऊपर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निमटने के लिए कोशिशें कर रही है। कल अदम टीटीपी के खिलाफ एक्शन के लिए एक तरफ अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का सिलसिला टूटने के बाद दोबारा शुरू हुआ और इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा में अफवाज पाकिस्तान की टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई में भी कार्रवाइयाँ जारी हैं और इसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है, जिसका हमने तफसीली अहाता प्रोग्राम के पहले हिस्से में किया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर भी मजहबी इंतहा पसंदी का रास्ता इख्तियार करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया गया, जिसकी एक मिसाल वफाकी हुकूमत की तरफ से TLP पर पाबंदी का फैसला है। तहरीक लबैक, जो कि नेशनल एक्शन प्लान, फैज़ाबाद धरना केस के फैसले और मुल्क की पहली कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी बनने के बावजूद मुकम्मल तौर पर आज़ादी से पाकिस्तान में लोगों को मजहबी बुनियादों पर उकसा रही थी। एक उनकी बाकायदा ये पॉलिसी थी। उसकी क़यादत की तरफ से अहम रियासती अहदेदारों और आम पाकिस्तानी शहरियों को धमकियाँ देने, उन पर हमलावर होने का एक सिलसिला था। इस सब के बावजूद पिछले कुछ सालों में हमने देखा उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, एक तरह से उनकी सहूलतकारी की जाती रही। लेकिन अब इनके खिलाफ जब मसला फ़लस्तीन के नाम पर इन्होंने एक ऐसे वक्त में एहतजाज शुरू किया जब गज़ा में सीज़ फायर हो चुका था, तो फिर रियासत ने इस पर गौर किया और एक सख्त एक्शन लेते हुए मुरीदके में एहतजाज को पूरी ताकत से ख़त्म करवाया गया। अब ये डिबेटेबल है कि उसके कितनी हक़ाइक़ सामने आए और कितने नहीं आए, लेकिन बिलाखिर हुकूमत पंजाब और फिर वफाक ने इस जमात पर पाबंदी का फ़ैसला किया। अब जो उनकी क़यादत है और फाइनेंसर्स हैं उनके खिलाफ एक सख्त क्रैकडाउन और मुकदमात का सिलसिला है। कल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा से मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने TLP के ख़िलाफ़ हुकूमती फ़ैसलों के हक़ में दलाइल सामने रखे। नाज़रीन, कुछ हमें एक सूरत हाल जो बयानात दिए जाते हैं उससे कुछ कई जगहों पर मुख्तलिफ भी नज़र आती है, क्योंकि अब जब मरियम नवाज़ ने ये ऐलान किया है, इससे पहले हमने सुना था कि ज़ेर इंतज़ाम जो मराकज़ हैं वो CM साहिबा ने कहा कि महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे, लेकिन कल उन्होंने इन शख्सियात से मुलाकात की और ये फ़ैसला सामने रखा। इसके अलावा तहरीक लबैक के ख़िलाफ़ जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर नहीं हुआ है, इससे भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि क्या अभी भी कोई कन्फ्यूजन रियासती पॉलिसी में मौजूद है। इस हवाले से हमने ख़ुसूसी मेहमान को दावत दी है, नेक्टा के साबिक सरबरा एहसान हमारे साथ हैं। हर पहलू पे इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। एहसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम यही बात करना चाहेंगे कि जो पिछले कुछ अरसे से एक रियासती पॉलिसी है, इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर भी है, TTP के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान एक पोजीशन लिए हुए है और ये अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात के दरमियान हमें नज़र आता है कि एक ऐसा पॉइंट बना हुआ है जिसके ऊपर इत्तफाक नहीं हो पा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे कायम है। इंटरनली पाकिस्तान के अंदर भी कुछ चीज़ें हुई, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया TLP के ख़िलाफ़ कार्रवाई के हवाले से। आपको इस बार रियासती पॉलिसी TLP के हवाले से मुस्तकिल नज़र आती है या आपको लगता है कि एक वक्ती पॉलिसी है? अच्छा, हमारी जो नॉर्मली पॉलिसीज़ रही हैं ना, वो सारी की सारी रिएक्टिव पॉलिसीज़ रही हैं। चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोस्क्राइब करना हो, चाहे वो मिलिटेंट से, शिद्दत पसंदों से मुज़ाकरात हों, तो वो भी हमारे रिएक्टिव होते हैं। हम प्रोएक्टिव काम करने के कायल नहीं हैं। इसी तरह ये भी जो हो रहा है,
ये भी सारा रिएक्टिव है। एक काम हुआ और आपने काम शुरू कर दिया। TLP कोई नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इससे पहले ये क्या TLYRA के नाम से आई थी और यहाँ धरना भी हुआ था। उस वक्त मैं सर्विस में था, नेक्टा को मैं हेड कर रहा था और इस पे हमने बहुत तफसील से एक ख़त जारी किया जो हमने नेक्टा ने मिनिस्टर इंटीरियर को भेजा और उसमें ये बताया कि ये क्यों हुआ है और ये स्टेट के साथ क्यों ये इस तरह का सारा कुछ, और कुछ हमने उनको सिफारिशात भेजी थी कि आइंदा ये ना हो, इसके लिए सिफारिशात हैं। तो वज़ीर साहब ने ये किया कि उसको वैसे साइन करके इनिशियल करके बस फाइल कर दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उस वक्त तो ये पॉलिसी थी विच वॉज़ नॉट करेक्ट। इस वक्त जो पॉलिसी है वो होना तो ये चाहिए था कि पहले से हम करते, अब हो गया है, वेल एंड गुड। उस पर भी हमें खुश होना चाहिए कि एक कार्रवाई हो रही है। इसमें जो अहम बात मेरी नज़र में है वो ये है कि अगर इसको हम प्रोस्क्राइब करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा और उसका क्या नुकसान होगा और उसका कैसे लोग तदारुक करते हैं उसका। वो एक तो ये है कि जिस तरह से हम माजी में करते थे कि आप उसको प्रोस्क्राइब कर दें, वो नए नाम के साथ सामने आ जाएगी। तो नेशनल एक्शन प्लान में भी ये एक चीज़ थी 2014 का जो नेशनल एक्शन प्लान था कि तदारुक किया जाए इस बात का कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोस्क्राइब हो जाए तो उसके बाद वो नए नाम से नहीं आ सके। लेकिन हमने नेक्टा में ये प्रपोज़ किया कि आप क़यादत को और उसके जो एक्टिविस्ट हैं, जो अहलकार हैं, उनको आप प्रोस्क्राइब करें ताकि वो किसी शक्ल में दोबारा ना आ सकें। तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए प्रोस्क्राइब किया जाता है कि उसके जितने एसेट्स वगैरह हैं और दफ्तर हैं वो सील किया जाएं और उनके एसेट्स को कन्फिस्केट कर दिया जाए, उनके बैंक अकाउंट सील कर दिए जाएं वगैरह वगैरह। और लोगों को प्रोस्क्राइब करने का ये फ़ायदा होता है कि वो जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो किसी दूसरी शक्ल में सामने ना आ सके। तो आई होप कि ये पॉलिसी जो इस वक्त शुरू की है पंजाब ने, ये दूसरे सूबों में भी अगर इस तरह की चीज़ें हों तो उसका तदारुक करने के लिए फौरी इक़दामात, बल्कि उससे पहले अभी से इक़दामात शुरू कर देने चाहिए। जो और भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी और उनके जो अहलकार हैं और उनकी जो क़यादत है उसको प्रोस्क्राइब कर देना चाहिए। सरकार को, स्टेट को कभी भी किसी चीज़ में एक सियासी अगर अमल हो तो उसमें कभी भी डिस्प्रपोर्शनेट इक़दामात नहीं उठाने चाहिए। जो हम आपने ज़िक्र किया कि हमारी जो सियासत है उसमें इंतहा पसंदी सराहियत कर गई है, तो उसका अभी से हमें तदारुक करना होगा कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हम इक्वल हैंडेड काम करें। एहसान साहब, अब हमें इस पार्टी को बैन करना है या किस अंदाज में करना है कि दोबारा सामने ना आए किसी और नाम से, इस सब से बढ़कर अब ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे समाज में इतनी स्पेस क्यों है कि वायलेंट नज़रिए के साथ कोई भी सामने आए तो उसकी इतनी ज़्यादा सपोर्ट की जाती है। क्योंकि ये जो तहरीक है ये इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन ये इलेक्शंस में हमें मुकाबले पे नज़र आई उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो पुरानी और इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नून लीग और PTI की तरह की, जिनका एक सियासी नज़रिया है इन दोनों सियासी जमातों का, उनके मुकाबले पर इसका नज़र आना, इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों का और पाकिस्तानियों का इनकी तरफ माइल होना, ये आप समझते हैं कि इसको एज फर्स्ट थिंग इसको एड्रेस किया जाना चाहिए सोसाइटी में? अच्छा, अगर ये जिस तरह आप कह रही है ना, ये अगर सियासी इनका नज़रिया है, असल में जो सियासत है वो बज़ाते ख़ुद एक बहुत ही पॉजिटिव आप समझ लें एक चीज़ है जिसमें हम अमूमन ये बात करते हैं कि सियासत जो है वो उन एक्टिविटीज़ हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होती हैं, ग्रुप्स में भी, या अब उसके कुछ नेगेटिव कॉनोटेशंस आ गए हैं ओवर
द लास्ट मैनी ईयर्स। एक्चुअली इट्स एक तरीक़ा है पॉलिटिकल सॉल्यूशंस का, पॉलिटिकल इश्यूज़ के सियासी हल का, लेकिन इसके नेगेटिव कॉनोटेशंस आ गए हैं। जब आप सियासतदान की बात करते हैं या आप सियासत की बात करते हैं तो वो समझा जाता है कि ये धोखाधड़ी और करप्शन और प्रेशर ग्रुप्स हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। अब एक्सट्रीमिज़म को हम तो बहुत सारे तरीक़ों से देख सकते हैं, लेकिन जो एक अहम उसके दो चीज़ें हैं, एक पार्ट है कि आप एक्सट्रीम व्यूज़ हों आपके, और दूसरा है कि आप उन व्यूज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सट्रीम तरीक़े इख्तियार करें। अब अगर TLP का एक व्यू है और वो सियासी व्यू है या वो मजहबी व्यू है, तो उसके लिए जब आप तशद्दुद पे उतरते हैं तो असल में तशद्दुद इट्सेल्फ इट्स नॉट एन एंड, इट्स ए मीन्स टू अचीव पॉलिटिकल, सोशल, फाइनेंशियल एंड्स। जब एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो और वो पॉलिटिकल व्यूज़ रखती हो, चाहे वो TLP हो, चाहे वो हमारी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जब तक उन व्यूज़ को वो एक्सट्रीम मेजर्स के साथ और तशद्दुद के साथ इम्प्लीमेंट ना करें तो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। अब आपने कहा कि ये जो TLP है ऑल ऑफ ए सडन ये क्यों इतनी ज़्यादा तादाद में आ गई? उसकी वजह यह है कि जब ये पहली बार उभरी थी तो हमने कुछ नहीं किया, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, और उस ख़त में हमने ये भी लिखा था कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस में एक्सट्रीमिज़म को और वायलेंस को, तशद्दुद को दाखिल करने की एक कोशिश है जो कि बाकी तंजीमें नहीं कर रही, या तो उनको करना पड़ेगा और या फिर वो हारेंगे इलेक्शन। और तकरीबन वही हुआ कि इनका वोट बैंक तो है, क्योंकि पीपल वर कन्विंस्ड विद देयर नरेटिव। तो मेरा ख्याल ये है कि सिर्फ इस किस्म की पाबंदियों से और डिस्प्रोपोर्शनेट एक्ट से ना हो, बल्कि इसको आपने जो स्टेप्स ले लिए हैं वो तो ले लिए हैं। अब काम शुरू हो जाता है कि इसमें पॉलिटिकल जो तरीका है, लोग कोर क्वेश्चन ये है कि लोग क्यों जाते हैं एक्सट्रीमिज़म की तरफ। जब तक आप वो नहीं देखेंगे कि ये लोग क्यों गए हैं एक्सट्रीमिज़म की तरफ, तो आप उसका तदारुक नहीं कर सकेंगे। और अगर ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है तो उसको फिर आपने इस किस्म के तशद्दुद के साथ या फोर्स के साथ नहीं काउंटर करना, उसको आपने पॉलिटिकल तरीक़ों से ही काउंटर करना होगा। फिर एहसान साहब, कोई क्राइटेरिया भी होना चाहिए कि किन पार्टीज़ को रजिस्टर करना है और किन को नहीं करना है। अगर किसी तहरीक की बुनियाद ही एक वायलेंट नारे के साथ या स्लोगन के साथ या किसी कत्ल को सेलिब्रेट करने के साथ शुरू होती है, तो फिर जवाब तलबी होनी चाहिए कि उसको किस बुनियादों के ऊपर न सिर्फ रजिस्टर किया गया, लेकिन बाद में भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी। अगेन आई एग्री विद यू। आपने कहा एजाज तो आपसे नहीं एग्री करता, बट हियर आई एग्री विद यू। मैं आपसे इसलिए एग्री करता हूँ कि मैं कल चंद दिन पहले किसी और फोरम पे भी मैंने ये बात की थी कि शायद 2016 में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे लास्ट। तो हमने ये देखा कि उन इंतखाबात में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्ट हुए थे जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ताल्लुक़ रखते थे और अपने बैनर्स पे उन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम दर्ज था। तो जहाँ तक उनका नाम दर्ज करने का ताल्लुक़ है, तो उसमें जो ATA है 1997, उसमें तो प्रोविज़न है कि उसको आप रोक सकते हैं, लेकिन किसी भी कानून में ये नहीं दर्ज था कि पॉलिटिक के जो प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। तो हमने एक केस मूव किया, मिनिस्टर साहब को भेजा कि हमें इसका तदारुक करना चाहिए, और चाहे वो हम ATA में ये डालें कि प्रोस्क्राइब लोग और प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक्सट्रीम व्यूज़ जो रखते हों वो सियासत में हिस्सा ना लें। ये हमने भेज दिया और उनको कहा कि हमें इस पे जो लॉ एंड जस्टिस है और क़ानून का है, इन सब से हमें आरा लेके एक बनाना पड़ेगा।
वो उनके पास थी फाइल मिनिस्टर साहब के पास और उसको वापस नहीं भेज रहे थे। तो इसी तरह आपकी तरह मुझे किसी ने इनवाइट किया प्रोग्राम पे, जब मैं नेक्टा को हेड कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि ये लोग कैसे आ गए हैं और आपने क्यों इनका रास्ता नहीं रोका। तो मैंने उनको बताया कि हम ये इसके ख़िलाफ़ कोई कानून है नहीं, इस वक्त हम बना रहे हैं कानून। तो उन्होंने वो टिकर इशू कर दिए उसके। तो अगले दिन वो फाइल मिनिस्टर साहब से वापस आई और उन्होंने उसके ऊपर लिखा था कि ये प्रेस को क्यों लीक किया गया। तो आई टोल्ड हिम, मैंने कहा ये डेलिबरेटली नहीं था, ना आपको प्रेशराइज करने के लिए लीक किया गया था ये। तो उन्होंने सवाल किया एंकर ने एंड आई रिस्पॉन्डेड। तो उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं ये जो प्रोएक्टिव बात करता हूँ ना, वो ये होती है कि आपको कुछ होने से पहले उसका तदारुक करना चाहिए। जब आप देखते हैं कुछ पक रहा है तो उसका पहले से, जब वो पक जाए, अब जिस तरह से हमने ये दहशतगर्दी के साथ किया कि हमने इसको पकने दिया, हमने अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब होने दिए, हमने अफ़गान महाजरीन को इतनी खुली छुट्टी दे रखी थी कि वो कुछ भी करें तो वो करते हैं, अगर वो सरगर्मियों में मुलविस होते हैं तो हमने उनको करने दिया। और अब जब वो इस हद तक दहशतगर्दी बढ़ गई है तो अभी उसका आप तदारुक कर रहे हैं। नेशनल इलेक्शन प्लान आपने बनाया था उनको तदारुक करने के लिए, उस पर आपने अमल किया नहीं और अभी आपको होश आ रही है कि ये तो हमसे गलतियाँ हुई हैं। अभी भी ठीक है, गलतियाँ हो गई हैं, अभी भी काम इन चीज़ों के ऊपर जो जहाँ पे इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की बातें आती हैं उस पर अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। हसन साहब, ये भी हम होने दे रहे हैं एक तरह से कि जो काउंटर टेररिज्म है उसके हवाले से बोझ को इक्वली डिवाइड ना करके। अब आपसे आखिर में हम यही पूछना चाहेंगे कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं काउंटर टेररिज्म के अतबार से, हम केपी की बात करें, बलूचिस्तान की या मुल्क भर के अंदर बॉर्डर्स के ऊपर तो हमारी एक सूरत हाल है ही, लेकिन मुल्क के अंदर भी काउंटर टेररिज्म के हवाले से इकदाम तो किए जा रहे हैं। लेकिन एक ये शिकवा ज़रूर रहता है कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर DGISPR ने कहा कि हम तो अपनी तरफ से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, क्या दूसरी तरफ से भी अपनी जिम्मेदारी पूरी की जा रही है या नहीं? फिर नेक्टा का इदारा जो बड़ी डेलिब्रेशंस के बाद बनाया गया, आपसे बेहतर कौन जानता है कि वो एक तरह से फ़ाल नहीं हो सका। अपने एक इंटरव्यू में आपने उसके लिए बेहतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए। आपने कहा कि एन ऑर्फन अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड, नेक्टा के लिए आपके ये अल्फाज थे। सो आपकी नज़र में क्या अब कौन से निकात हैं नेशनल एक्शन प्लान के, इस पर हमें एलानिया तौर पर अमल दरामद करना चाहिए और नेक्टा को फ़ाल बाकायदा तौर पर करने की कितनी ज़रूरत है मौजूदा हालात में? मैं अभी भी कहूँगा कि नेशनल एक्शन प्लान 2014 वॉज ए गुड डॉक्यूमेंट, इज़ ए गुड डॉक्यूमेंट। उसमें हमें क्या करना चाहिए, वो 20 पॉइंट्स हैं। हमें ये देखना चाहिए कि जिस तरह से वो मारूजी हालात जिस तरह से उस वक्त थे और अभी हैं, उनमें फ़र्क आ चुका है। कुछ चीज़ों पे अमल हो चुका है, कुछ पे अमल नहीं हुआ। तो हमें पार्लियामेंट को ये नहीं कि एक इदारा उठ के खड़ा हो जाए और वो कहे कि अच्छा ये मैंने आपको मुबारक हो नया नेशनल एक्शन प्लान दे दिया है। नो, पार्लियामेंट करे, पार्लियामेंट उसी तरह की एक सब कमेटी बनाए और वो आगे एक्सपर्ट ग्रुप्स को या जो लोग इस चीज़ों को जानते हैं उनसे एक नेशनल एक्शन प्लान 3 बनाए, अगर वो या 2025 बनाए और उसमें तमाम प्रोविंसेस, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, मीडिया, एकेडेमिया, थिंक टैंक्स, इनसे लोगों को शामिल करके और एक नया नेशनल एक्शन प्लान बनाए। बनाना तो आसान काम है। मैं अभी यहाँ बैठ के आपके साथ बैठ के मैं एक नेशनल एक्शन प्लान बना, प्रॉब्लम कहाँ पे है? हम कागज़ के ऊपर पॉलिसीज़ बना देते हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते। नेशनल एक्शन प्लान को हमने इम्प्लीमेंटेशन का जो मैकेनिज़्म था वो बहुत फ्लॉड था। उसका एक मैकेनिज़्म बनना चाहिए और वो बन सकता है। देयर इज़ नथिंग जो कि आपको रोक सके मैकेनिज़्म बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने। मैं अभी भी कहता हूँ ये पार्लियामेंट उठे, एक बनाए पार्लियामेंट, ओनरशिप पार्लियामेंट के पास हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को ना फिक्र, मैंने जो जिस वक्त मैं था तो कभी मुझसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये नहीं पूछा कि ये नेशनल एक्शन प्लान में क्या हो रहा है। पार्लियामेंट पूछती थी, जो स्टैंडिंग कमेटी थी वो पूछती थी, या आप मीडिया वाले पूछते थे मुझसे कि नेशनल एक्शन प्लान क्या क्या हो रहा है। अदरवाइज नोबडी वाज इंटरेस्टेड। आप मुझसे सच मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बयानात की हद तक ही मैं ऐसा आपकी नज़र आपने महसूस किया कि पॉलिटिकल साइड का इसके ऊपर जो है वो सिर्फ बयानात की हद तक ही इन्हिसार था। एहसान गनी साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।